आज आयोजित होने वाली मगध की ये राजसभा बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि सेल्यूकस ने स्पष्ट रूप से महायुद्ध की चेतावनी दे दी थी और अब उसका सामना करने हेतु एक ठोस रणनीति बनाए जाने की आवश्यकता थी। आचार्य के साथ साथ चंद्रगुप्त और हेलेना ने अभी अभी राजसभा में प्रवेश किया था। मगध की साम्राज्ञी के रूप में आज हेलेना ने पहली बार राजसभा में प्रवेश किया था, किंतु वो जब चंद्रगुप्त के निकट रखे एक आसन पर विराजमान होने लगी तो सहसा आचार्य ने उसे टोकते हुए कहा, हेलेना, तुम्हारा आसन वहां है। इसी के साथ उन्होंने एक ऐसे आसन की ओर इशारा किया जो प्रमुख सभासदों के लिए था। हेलेना के साथ साथ चंद्रगुप्त ने भी अचरज भरी दृष्टि से आचार्य की ओर देखा। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि हेलेना को वो आसन क्यों नहीं दिया गया जो साम्राज्ञी के लिए निर्धारित है। लेकिन राजसभा में यह प्रश्न पूछना अभी उचित नहीं था, इसलिए हेलेना चुपचाप प्रमुख सभासदों के बीच जाकर बैठ गई। आचार्य ने अब गंभीर स्वर में कहना प्रारंभ किया, माननीय सभासदों तथा मंत्रीगण, यूं तो आप सभी को ये विदित है कि आज की राजसभा का मुख्य विषय क्या है, किंतु फिर भी मैं औपचारिक रूप से आप सबको ये बताना चाहूंगा कि कल शाम सेल्यूकस से कुमारी हेलेना की भेंट हुई थी और मेरी आशा के विपरीत सेनापति सेल्यूकस ने मगध के विरुद्ध भीषण युद्ध की घोषणा कर दी है। वे संभवतः गांधार के लिए तुरंत रवाना हो गए होंगे और वहां पहुंचने के साथ ही मगध की लगभग प्रत्येक सीमा पर आक्रमण किया जाएगा। अतः हमारे पास अब अधिक समय नहीं है। इन 3-4 दिनों के भीतर ही हमें युद्ध की तैयारी करनी होगी। आचार्य के संभाषण से राजसभा में एक तनाव भरा सन्नाटा खिंच गया। आचार्य ने आगे कहा, मगध की वर्तमान सैन्य स्थिति से आप सब भली भांति परिचित ही हैं, किंतु हमारे पास 2 सकारात्मक पक्ष हैं। पहला, सिंध प्रांत का सहयोग तथा दूसरा, अभी हाल ही में राजा मणिकेतु तथा उनके निकटवर्ती प्रांतों का मगध में विलय हो चुका है। अर्थात हमारी शक्ति का थोड़ा बहुत विस्तार तो अवश्य ही हुआ है, किंतु ये ग्रीक सेना के समक्ष अपर्याप्त है। अतः हमें सेल्यूकस के विरुद्ध एक ठोस रणनीति बनानी होगी। इसके लिए कृपया आप सभी जन अपने अपने सुझाव तथा योजनाओं से राजसभा को अवगत कराएं। कुछ पल सभा में वही सन्नाटा छाया रहा। फिर एक मंत्री केशव ने अपने स्थान से उठते हुए कहा, आचार्य, सेल्यूकस यदि गांधार लौट गया है तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो सबसे पहले सिंध प्रांत पर आक्रमण करेगा, क्योंकि वो यह अच्छी तरह से जानता है कि मगध का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली सहयोगी पोरस ही है। अतः पहले वो उसे परास्त करके हमारी शक्ति को क्षीण करने का प्रयास करेगा। इसलिए हमें सर्वप्रथम सिंध की सीमा पर ध्यान देना चाहिए। यदि उसे हमने सुरक्षित कर लिया तो फिर सेल्यूकस आसानी से मगध में प्रवेश नहीं कर सकेगा, बल्कि ये भी संभव है कि हम उसे वहीं परास्त कर दें। आचार्य अपनी सहमति जताते हुए बोले, आपका आकलन एकदम सटीक है मंत्री केशव। स्वयं मैंने भी यही निष्कर्ष निकाला है, और यद्यपि सिंध प्रांत में हमारे कुछ सहयोगी जनपदों की सैनिक टुकड़ियां तैनात हैं, फिर भी हमें आज ही एक बड़ी सेना का गठन करके सिंध की ओर कूच कर देना चाहिए और इस सेना का नेतृत्व मैं उग्रसेन को सौंपता हूं। ये सुनकर उग्रसेन का चेहरा प्रसन्नता से दमक उठा। उसके पास बैठा हुआ शशांक धीमे से मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो उग्रसेन जी, आखिर आचार्य ने आपको मनचाहा वरदान दे दिया। इस पर उग्रसेन ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ शशांक, एक योद्धा के लिए युद्ध का अवसर मिल जाना ही सबसे अमूल्य निधि है, और फिर सेल्यूकस जैसे सेनापति का सामना करना सचमुच वरदान ही है मेरे लिए। तभी राजसभा में आचार्य का गंभीर स्वर गूंजा, मगध की उत्तर पूर्वी सीमा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व वरिष्ठ सेनापति शंभुनाथ को दिया जाता है, और क्योंकि ये वन बाहुल्य क्षेत्र है तो वनवासी सरदार भीलक और उसकी सेना हमारा भरपूर सहयोग करेगी। शंभुनाथ सहित सभी ने आचार्य के इस निर्णय पर अपनी सहमति प्रकट की। तभी एक वरिष्ठ सभासद ने एक आशंका जताते हुए कहा, आचार्य, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि
हमारे पास पर्याप्त नौसेना नहीं है, अतः मगध का दक्षिणी छोर पूरी तरह से असुरक्षित है। यदि हम किसी तरह गांधार के सैनिकों को मगध की सेना में सम्मिलित कर लेते तो। मंत्री की बात पूरी होने से पहले ही सहसा शशांक कठोर शब्दों में कह उठा, हमने ऐसा प्रयास किया था मंत्री महोदय, किंतु राजा आम्भी की एक गलती के कारण अब ऐसा संभव नहीं है। सेल्यूकस न केवल सावधान हो चुका है, बल्कि हो सकता है कि अब वो सबसे पहले गांधार के सैनिकों का ही सफाया कर डाले, ताकि भविष्य में उसके लिए कोई खतरा ही ना रहे। शशांक की इस बात पर आचार्य ने किंचित कुपित दृष्टि से उसे देखा, क्योंकि ये समय वाद विवाद का नहीं था, जबकि सभी सभासद और मंत्रीगण अब राजा आम्भी की ओर ही देख रहे थे, तो लज्जा से सर झुकाए बैठा था। आचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, जो त्रुटि हो चुकी उस पर चर्चा करके समय नष्ट करना व्यर्थ है, किंतु हाँ, पर्याप्त नौसेना का अभाव हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और सेल्यूकस इसका लाभ अवश्य उठाएगा। और तभी हेलेना ने आचार्य की बात पूरी करते हुए कहा, और दिमित्रिस एक बड़ी नौसेना के साथ दक्षिणी छोर से आक्रमण करेगा, क्योंकि वो नौसेना के संचालन में बहुत कुशल है। ये सुनते ही शशांक उत्साहित होते हुए आचार्य से कहने लगा, फिर तो दक्षिणी सीमा पर मैं जाऊंगा आचार्य, त्रिमितस से मुझे पुराना हिसाब भी चुकाना है। आचार्य अभी कुछ कहते कि चंद्रगुप्त ने प्रतिवाद करते हुए कहा, नहीं शशांक, मैंने निर्णय लिया है कि तुम मणिकेतु के प्रांत में मोर्चा संभालोगे। वहां इस समय कोई अधिपति नहीं है। लेकिन आचार्य ने विरोध भरे स्वर में कहा, नहीं चंद्र, राजा मणिकेतु के प्रांत का आधिपत्य स्वयं इन्हें ही सौंपा जाए। ये अब हर तरह से सक्षम है। इसी के साथ उन्होंने मणिकेतु की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। वो कृतज्ञता से बोला, मैं आपका आभारी हूँ आचार्य कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरा प्रांत अब मगध का ही भाग है और ग्रीक सेना को तो मैं वहां से हरगिज प्रवेश नहीं करने दूंगा। आचार्य ने मणिकेतु के इस आत्मविश्वास को देखते हुए निर्णायक स्वर में कहा, तो इस महायुद्ध के पहले चरण की रणनीति यही रहेगी। शंभुनाथ, उग्रसेन और मणिकेतु को उनका उत्तरदायित्व सौंपा जा चुका है। अब बाकी रहते हैं शशांक तथा सम्राट चंद्र। तो क्योंकि शशांक एक बार पहले भी दिमित्रस को पराजित कर चुका है, तो इस बार भी वो अपना यही पराक्रम दिखाने में सफल रहेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। और सम्राट चंद्र सामना करेंगे सेनापति सेल्यूकस का, क्योंकि इस बार वो गांधार की गज सेना के साथ आक्रमण करेगा, जिसे सम्राट चंद्र आसानी से विफल कर सकते हैं। यदि मेरे इस निर्णय पर किसी को आपत्ति हो तो वो प्रकट करे। लेकिन सभा में उपस्थित सभी सभासद और मंत्रियों ने एक स्वर में आचार्य का समर्थन ही किया, सिवाय राजा आम्भी को छोड़कर। वो सहसा अपने स्थान से उठा और संयत स्वर में बोला, क्षमा कीजिए आचार्य, आपकी रणनीति कितनी भी ठोस क्यों ना हो, लेकिन सेल्यूकस को इससे तनिक भी नुकसान नहीं होगा। उसे पराजित करना तो बहुत दूर की बात है। आम्भी के इस कथन पर समूचे सभागृह में सन्नाटा छा गया। हर कोई अब उसी की ओर गहन आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि किसी को भी राजा आम्भी से ये आशा नहीं थी। जबकि चंद्रगुप्त और उग्रसेन के साथ साथ शशांक की आंखों में भी क्रोध झलकने लगा था। वो बड़बड़ाया, लगता है ये दुष्ट अभी तक मदिरा के प्रभाव में है, अभी ऐसी अनर्गल बातें कर रहा है। अब आचार्य को भी आभास हो जाएगा कि उन्होंने इसे यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। लेकिन आचार्य के मन में जिज्ञासा का भाव था और उसी भाव से उन्होंने कहा, यदि तुम अपनी बात को विस्तार से कह सको तो हमें समझने में आसानी होगी। राजा आम्भी सहज भाव से बोला, इसे समझना जरा भी कठिन नहीं है आचार्य। एकदम स्पष्ट है कि ग्रीक सेना हमारी समूची सेना से कई गुना अधिक है, संख्या में भी तथा शक्ति और शौर्य में भी। प्रत्येक ग्रीक सैनिक न केवल संगठित है, बल्कि अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान भी है। उन्हें पराजित करना असंभव है और इस कटु सत्य को आप भी भली भांति जानते हैं। आचार्य ने अब थोड़े कठोर स्वर में कहा,
हाँ राजा, हम भी मैं ये जानता हूँ, किंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि हम युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान गए। और मैं इस सभा में किसी भी नकारात्मक विचार को महत्व नहीं दूंगा। इसलिए यदि तुम्हारे पास इस संकट से निपटने का कोई दूसरा ठोस उपाय है तो वो कहो, वरना शांत रहकर मेरे निर्णय का अनुमोदन करो। आम्वी ने अब बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, आपकी धृष्टता के लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूँ आचार्य, किंतु मेरे पास एक ठोस उपाय है, बल्कि वही एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमें इस संकट से छुटकारा दिला सकता है। और वो उपाय है सेल्यूकस के प्रति ग्रीक सेना की निष्ठा और संगठन को खंडित करना। ये सुनकर हेलेना सहसा चौंक उठी। उसने राजा आम्वी की ओर देखा तो पाया कि वो भी एक अर्थपूर्ण दृष्टि से उसे ही देख रहा था। हेलेना ने तुरंत अपनी दृष्टि झुका ली। ये देखकर चंद्रगुप्त से रहा नहीं गया। उसने कटु शब्दों में कहा, राजा आम्वी, क्या आपको भान है कि आप क्या कह रहे हैं? इस तरह से बचकाने विचारों से आप शायद आचार्य की दृष्टि में ऊंचा उठना चाहते हैं और इस सभा को प्रभावित करना चाहते हैं, किंतु सच तो यह है कि आप उस सेल्यूकस के भय से गांधार छोड़कर भाग गए थे और अब आप उसी को पराजित करने का ये मिथ्या उपाय हमें सुझा रहे हैं। सेल्यूकस के सैन्य संगठन को खंडित करना तो दूर की बात है, हम उसके एक सैनिक तक को अपने पक्ष में नहीं कर सकते। लेकिन आम भी तुरंत उसका विरोध करते हुए कहने लगा, यही तो आपका भ्रम है सम्राट, बल्कि आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने सेल्यूकस को आवश्यकता से अधिक ही महत्व दे डाला है। उसे एक सर्वशक्तिशाली योद्धा मान बैठे हैं आप, और वो भी बहुत चालाक है। उसने सभी जगह सिकंदर के नाम का ऐसा भय व्याप्त कर रखा है कि कोई उसके सामने आंख उठाने का साहस नहीं कर सकता। जबकि ऐसा नहीं है, मैं उसकी सच्चाई अच्छी तरह से जानता हूँ, और बल्कि तुम्हारी हेलेना से भी कुछ छुपा हुआ नहीं है। यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप तुम्हारी हेलेना से पूछ लीजिए। चंद्रगुप्त को अब तेज झटका लगा। उसने हेलेना की ओर देखा। वो अभी भी अपनी दृष्टि झुकाए हुए बैठी थी और इससे स्पष्ट था कि राजा आम्वी जो कह रहा है वो सच है। सेल्यूकस का कोई तो ऐसा भेद अवश्य है जिसे हेलेना बखूबी जानती है, और वही भेद सेल्यूकस को पराजित करने में काम आ सकता है। चंद्रगुप्त ने अब हेलेना को संबोधित करते हुए कहा, हेलेना, क्या तुम अपने पिता के विषय में कुछ भी ऐसा जानती हो जो इस राजसभा में कहने योग्य है और जो मगध के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकता है? अब सभी की दृष्टि हेलेना की ओर उठ गई। हेलेना कुछ पल मौन बैठी रही, फिर उसने अपने स्थान से उठते हुए कहा, हाँ सम्राट, राजा आम्वी जो कह रहे हैं वो सत्य है। ग्रीक सेना को खंडित किया जा सकता है, किंतु इसके लिए मेरे बाबा के प्रति उनके सहयोगियों तथा सेना नायकों की निष्ठा को तोड़ना होगा, और ये लगभग असंभव है। हेलेना के इस कथन से राजसभा में एक बार फिर से स्तब्धता छा गई, जबकि राजा आम्वी के होठों पर एक मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। तो आखिर वो कौन सा तरीका है जिसके जरिए सेल्यूकस को पराजित किया जा सकता है? और क्या राजा आम्वी को वो तरीका पता है? जानने के लिए सुनते रहिए चाणक्य, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।